नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां पीएम मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। मुख्य सचिवों के साथ करेंगे 2 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चाएं। जहां मुख्य सचिवों के 5वें सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। विकसित भारत के लिए मानव पूंजी पर होगी अहम चर्चाएं, जहां शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन पर बनेगा इन जो आपको बताते चले। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और विकसित भारत के लिए मानव पूंजी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस 5वें मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ नीतिगत एजेंडा तैयार करेंगे, वहीं जिससे विकास लक्ष्यों को दिशा में प्रभावी रणनीति बनाई जा सकेगी। वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री की अहम बैठक, जहां इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी होंगी। पीएम मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। मुख्य सचिवों के साथ ये 2 दिवसीय अहम बैठक, जहां बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। मुख्य सचिवों के 5वें सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। विकसित भारत के लिए मानव पूंजी पर होगी चर्चा। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन पर बनेगा एजेंडे। तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ओडिशा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को करीब से समझने की बात कही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए हैं और साथ ही ओडिशा की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि अपने दौरे के दौरान वे बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ बैठक भी करेंगे। उन्होंने बीएलओज को चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ बताते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका बेहद अहम है। नमस्कार, मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने और देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चुनाव के आधार स्तंभ द पिलर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आया हूं। 2 से 3 दिन तक हम उड़ीसा में रहेंगे। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित स्थायी नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे निवासियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शेल्टर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निवासियों से हालचाल भी जाने। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में बेघर और जरूरतमंदों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शेल्टर में स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित स्थायी नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे निवासियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने शेल्टर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निवासियों के हालचाल भी जाने। उन्होंने कहा कि शहर में बेघर और जरूरतमंदों के लिए बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताएं हैं। इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शेल्टर में स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए। सीएम रेखा ने किए शेल्टर्स के निरीक्षण, जहां कश्मीरी गेट शेल्टर व्यवस्थाएं भी जांची। सीएम ने निवासियों के साथ इस दौरान संवाद भी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित स्थायी नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे निवासियों से संवाद भी किया, उनका हालचाल जाना, साथ ही उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश भी देती नजर आई संबंधित अधिकारियों को। वहीं मुख्यमंत्री ने शेल्टर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निवासियों के हालचाल जाने। उन्होंने कहा कि शहर में बेघर और जरूरतमंदों के लिए बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि शेल्टर में स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए, जिसे ध्यान में रखते उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए
साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित स्थायी नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे निवासियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शेल्टर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निवासियों के हालचाल भी जाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजामों, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुचारू रूप से पूरी की जाए। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत रखने पर भी विशेष जोर दिया। जहां इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर इस दौरान उन्होंने विशेष विस्तृत चर्चाएं की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माघ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरी की जाएं। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत रखने पर विशेष जोर दिया। जहां माघ मेले की तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठकें की। तैयारियों को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक, श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस बैठक के दौरान तो वह लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन। पुलिस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी करेंगे समीक्षा। साइबर क्राइम समेत कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेश में 2 दिवसीय स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेकर सुरक्षा व्यवस्था, साइबर क्राइम और अन्य अहम मुद्दों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि लखनऊ में शुरू हुए इस 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय पुलिस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पूजा, जिस तरीके से 2 दिन का जो सम्मेलन है, आज और कल 2 दिन पुलिस का सम्मेलन चलेगा और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जिस तरीके से बात की जाए बेहतर पुलिसिंग और 11 जो सेशन है वो इस पूरे आयोजन में रखे जाएंगे, जिसमें बीट पुलिसिंग की बात की जाए, महिलाओं अपराध और जिस तरीके से उन पर नियंत्रण की बात की जाए, थाना प्रबंधन, साइबर क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे बड़ी चीजें हैं, उनको लिए एक बड़ा सम्मेलन है 2 दिवसीय। हालांकि 9:45 पर इसका जो कार्यक्रम के शुभारंभ सिग्नेचर बिल्डिंग जो कि डीजीपी कार्यालय है वहां पर हुआ है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से नारकोटिक्स और पशु चोरी और जिस तरीके से भीड़ प्रबंधन, जिस तरीके से अभी पिछली बार एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, उसके बाद फिर से माघ मेले का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार कराने जा रही है। तो उसका भीड़ प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, इन सभी विषयों को लेकर के एक बड़ी ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए, बीट पुलिसिंग एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीट में किस तरीके से काम किया गया और एक मित्र पुलिस का जो सामंजस्य है वो किस तरीके से बैठाया गया, इसके लिए खासतौर पर एक बड़ा ये सम्मेलन देखा जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद इसका इनिशिएटिव लिया और इसके जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है ये, और इससे कहीं ना कहीं एक पुलिस और जो प्रशासन है उसके बीच में जो सामंजस्य है वो किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। पूजा जी, अमर, साइबर क्राइम को लेकर सम्मेलन में क्या अहम चर्चा या दिशा निर्देश दिए जाएंगे या सामने आए? देखिए, जिस तरीके से साइबर क्राइम को सामने से रोकने के लिए लगातार जो
ड्रिल्स है वो की जा रही हैं, जो एक्सपर्ट्स है उनकी मदद ली जा रही है और साइबर क्राइम को किस तरीके से कम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल का दौर साइबर ठगी का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए साइबर जो अपराध है वो एक प्राथमिक साइबर अपराध को रोकना एक प्राथमिक उद्देश्य कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए माना जा रहा है। तो ये जो समय समय पर जो इस तरीके के जो सेशन है वो किए जा रहा है और जो एक्सपर्ट की मदद लेकर के जिस तरीके से बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और लगातार जिस तरीके से बात की जा रही है साइबर क्राइम को बेहतर से बेहतर रूप उनको खत्म करने के लिए बेहतर रूप की भी कहीं ना कहीं बात की जाएगी। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी क्या आने वाले समय में सुधार व्यवस्था को लेकर कोई बड़े फैसले या बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का खुद ये इनिशिएटिव है कि वो हर तरीके से हर विभाग में अपनी इनिशिएटिव यानी कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा पहलू है और जिस तरीके से विभागों का सामंजस्य है मुख्यमंत्री के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर जो विभागों की जो बात की जाए एक बेहतर सुदृढ़ व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम है, सम्मेलन है और 2 दिन तक चलेगा और कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज निकल करके सामने आएगी। जी अमन, प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या पुलिस अधिकारियों को क्या संदेश दिया है? देखिए, साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है और जिस तरीके से आगामी त्योहार आ रहा है, अभी 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस अभी बीता है और उसके बाद नव वर्ष आने वाला है, तो उसके लिए फिर माघ मेले की तैयारी के लिए भी कल शाम को मुख्यमंत्री ने बैठक ली। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर जो पुलिस व्यवस्था है वो किया जाए, जिससे भीड़ नियंत्रण और जो इस तरीके की जो आपदा नियंत्रण जैसी समस्या है उनसे कहीं ना कहीं बेहतर रूप से निपटा जाए। और बेहतर पुलिस की बात की जाए तो मित्र पुलिस की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विभाग को लेकर के समीक्षा बैठक करें तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रूप भी निकल करके सामने आता हो जाए। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में धर्म की आड़ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट 2 शब्दों में कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है और आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु साहिब के समक्ष श्रद्धा के साथ अरदास की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुद्वारे में संगत के साथ कुछ समय बिताया और सेवा भावनाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की शिक्षाएं आपसी भाईचारे, सद्भाव को मानवता का संदेश देती हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात 3.0। दिल्ली पुलिस ने 285 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस और गैम्बलिंग एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। 21 सीएमपी और 20 जिंदा कारतूस और
27 चाकू जब्त किए, 12,200 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई, 6.01 किलोग्राम गांजा जब्त। वहीं जुआ खेलने वालों से 2.31 लाख जब्त किए। वहीं 310 मोबाइल फोन और 231 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई गिरफ्तारियों में 21 सीएमपी और साथ ही 12,298 क्वार्टर अवैध बरामद किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात 3.0, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस और गैम्बलिंग एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। 21 सीएमपी और 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू जब्त किए गए हैं। 12,298 क्वार्टर अवैध शराब, वहीं 6.01 किलोग्राम गांजा भी जब्त हुआ है। जुआ खेलने वालों से 2.31 लाख जब्त किए गए। 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन बरामद। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात 3.0, जहां दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस और गैम्बलिंग एक्ट के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत। यूपी में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट। पंजाब हरियाणा में कोहरे की चेतावनी। झारखंड ओडिशा में कोहरे का येलो अलर्ट। तो वहीं आपको बताते चले, ठंड को देखते हुए अब अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, जहां दिल्ली समेत 16 राज्यों में ये अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत। वहीं यूपी में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा में कोहरे की चेतावनी। झारखंड उड़ीसा में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां आपको बताते चले, जहां पंजाब और हरियाणा में चेतावनी दी गई, वहीं झारखंड और उड़ीसा में येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम की मार जारी है। राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। सीपीसीबी के अनुसार यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI यानी 410 दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। खराब हवा के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और खुले स्थानों पर जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के साथ कोहरे की चादर फैली हुई है। ठंड बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर और घने कोहरे के कारण सुबह और रात के समय आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं पंजाब में भी शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और आवश्यक न होने पर बाहर निकलने से बचने की अपील की है। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में नव वर्ष उत्सव धूम। बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड में उमड़े सैलानी। औली में लगा पर्यटकों के वाहनों का रेला। नए वर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़। औली और चोपटा में पर्यटकों के वाहनों से लगा जाम। बर्फबारी न होने पर भी पर्यटकों का उत्साह बरकरार देखा गया। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में नव वर्ष का धूम जो है देखने को मिल रही है। बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड में उमड़े सैलानी। जहां औली में लगा पर्यटकों के वाहनों का रेला। नए वर्ष में जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ देखी गई। औली और चोपटा में पर्यटकों के वाहनों से लगा जाम। बर्फबारी न होने पर भी पर्यटकों का उत्साह बरकरार देखा गया। तो यहाँ आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में नव वर्ष की धूम देखी गई। बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड में उमड़े सैलानी। जहां औली में लगा पर्यटकों के वाहनों से रेला। साथ ही आपको बता दें, नववर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। ओपटा और चोपटा में भी आपको बता दें, औली और चोपटा में भी पर्यटकों के वाहनों से लगा जाम। बर्फबारी न होने पर भी पर्यटकों का उत्साह बरकरार रहा। तो ये आपको बताते चले, नववर्ष की धूम को लेकर अब उत्तराखंड में पर्यटकों का जो है
जो मामला लगा हुआ है। साथ ही अब उनके वाहनों से भी ट्रैफिक जाम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सैलानी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड में उमड़े सैलानी, जहां सैलानियों की भीड़ और वाहनों की भीड़ से के चलते अब ट्रैफिक व्यवस्था में भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। औली में लगा पर्यटकों के वाहनों का रेला। नए वर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। औली और चोपटा में भी पर्यटकों के वाहनों से जाम लगा, जहां बर्फबारी न होने पर भी पर्यटकों का उत्साह बरकरार देखा गया। उत्तराखंड में नव वर्ष की धूम देखने को मिली। बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड में उमड़े सैलानी, जहां औली में लगा पर्यटकों के वाहनों का रेला। नए वर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ देखने को। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, नववर्ष की धूम को लेकर पर्यटकों का, सैलानियों का जो है जो मामला लगा हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड की तमाम जो वादियां हैं, जो नैनीताल हो, चाहे औली हो, चाहे चक्राता हो, तमाम जो क्षेत्र हैं, चोपटा हो गया, वहाँ पर उत्तराखंड में जो है देश विदेश के तमाम जो पर्यटक हैं वो पहुंचे हैं। और कई जगह जो है वाहनों से जो है जाम लग रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि अभी उत्तराखंड की जो वादियां हैं अभी तक कोई बर्फबारी नहीं हुई है, सूखी ठंड पड़ी है, फिर भी जो पर्यटक और सैलानी है वो उत्तराखंड की तमाम वादियों में रुक करे हुए हैं। और इससे कई जगह हालात जो है चिंताजनक भी बने हुए हैं। जाम लग रहा है, लोगों को जो थोड़ी दूरी का सफर है वो कई कई घंटों में तय हो रहा है। मसूरी क्षेत्र की बात करें या फिर चक्राता हो, औली हो, चोपता हो, यहाँ पर जगह जगह जाम लगा है और पर्यटकों का उत्साह फिर भी जो है बरकरार है। और जो आने वाला 31 है उससे पहले ही तमाम जगह की जो बुकिंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हो चुकी हैं। फुल हाउसफुल चल रहे हैं, सारे होटल हैं, होम स्टे हैं। और जो यहाँ के जो तमाम जो उत्तराखंड के जो होटल और व्यवसायी इससे गदगद हैं। दूसरी तरफ लोगों को परेशानी भी हो रही है और बर्फबारी अभी तक ऊंची चोटियों पर तो हुई है, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी सूखी ठंड पड़ी है। लेकिन जो जश्न का माहौल है वो अभी भी जो है बना हुआ है लोगों में, और अभी भी जो है सैलानी जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, बर्फबारी ना होने के बावजूद पर्यटकों का उत्साह क्यों बना हुआ है? उत्तराखंड में हर साल जब 31 होता है उससे पहले जो सैलानी है वो पहुंचते हैं। और इस बार ही ऐसा हो रहा है कि बर्फबारी नहीं हुई है, नहीं तो अमूमन अभी तक जो है उत्तराखंड की तमाम जो वादियां हैं, मसूरी हो, चक्राता हो, चोपता हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तमाम जगह लोग पहुंच जाते हैं। बर्फबारी न होने के बाद भी लोगों का उत्साह एक अपने आप में बना हुआ है और अभी भी लोग जो है पहुंच रहे हैं। और ये उत्साह कहीं ना कहीं 31 और जो पहला सप्ताह रहता है नए साल का उस तक बना रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी आशीष, भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, ट्रैफिक और सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, लेकिन अगर जो संख्या है वो अगर बेकाबू हो जाती है तो उसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। और जो पर्यटक हैं उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है। और कई जगह जो हाउसफुल जहाँ पर जैसे औली है या चोपता है वहाँ पर सबसे ज्यादा जाम लग रहा है, क्योंकि संकरी सड़कें हैं, छोटी छोटी जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं। कई जगह चोपता और औली में ज्यादातर ये दिक्कतें कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि औली में जब भी बर्फबारी होती है तो लोग स्कीइंग और बर्फबारी का मजा लेने के लिए ज्यादा लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी अपनी तरफ से इंतजाम कर रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।